सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान इस वक्त शदीद बैरूनी माली दबाव का सामना कर रहा है। दुनिया के हालात इस वक्त ज़ाहिर है सबके सामने हैं और उसका असर पाकिस्तान पर भी बड़े भरपूर तरीके से इस वक्त पड़ रहा है। पाकिस्तान को जो बैरूनी अदायगियाँ करनी है वो इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इस वक्त हमारे महदूद हैं और अगले चंद माह में ही हमें भारी कर्ज की अदायगी करनी है। स्टेट बैंक के रिज़र्व अप्रैल 2026 का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त $16 अरब से कुछ ज़ायद थे, जो कि इम्पोर्ट ज़रूरियात और कर्ज़ों की अदायगियों के मुकाबले में ज़ाहिर बहुत कम है। और अब इस वक्त पाकिस्तान को $4.8 अरब की मजमूई तौर पर अदायगियाँ करनी है, जिसमें से $1.3 अरब यूरो बॉन्ड की मद में 8 अप्रैल को पहले ही अदा किए जा चुके हैं, जबकि अब $3.5 अरब UAE को अभी वापस करने बाकी हैं। अब ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब और कतर की जानिब से ये तवक्को की जा रही है कि $5 अरब की माली मुआवनत इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है और वहाँ से ये अमाउंट आना है। अब ये इमदाद बराह रास्त कर्ज नहीं बल्कि ज़्यादातर डिपॉजिट्स, ऑयल फाइनेंसिंग और रोल ओवर की सूरत में होगी, जिससे पाकिस्तान को फौरी डॉलर आउटफ्लो से बचने में मदद मिल सकेगी। अब खास तौर पर ऑयल फाइनेंसिंग सहूलत इंपोर्ट बिल को वक्ती तौर पर कुछ कम कर सकती है, जबकि स्टेट बैंक में डिपॉजिट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आर्टिफिशियल तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। अब ये सपोर्ट IMF प्रोग्राम के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है, चूँकि पाकिस्तान ने जून 2026 तक ज़खायर को $18 अरब से ऊपर ले जाने का टारगेट रखा है, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं है, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक ये दोस्त ममालिक की सपोर्ट शामिल ना हो जाए। और अगर ये रकम वक्त पर आ जाती है तो ना सिर्फ ज़ाहिर डिफ़ॉल्ट का जो ओवरऑल भी कहीं ख़तरा कोई मौजूद नहीं है वो मज़ीद कम होगा, बल्कि IMF की अगली किस्त में भी हमें खासी आसानी मिल सकती है। लेकिन ऐसी कोई इस वक्त जो कोई ऐसा हल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, जो कि मुस्तकिल हो या फ़ायदा उसका लंबा हो सके, उसकी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत अब भी बुनियादी मसाइल जैसे कि कम एक्सपोर्ट के साथ ज़्यादा इंपोर्ट प्रेशर और महदूद टैक्स बेस का शिकार है और बार बार दोस्त ममालिक पर रिलाई करना ज़ाहिर एक कमज़ोर माली मॉडल को भी ज़ाहिर करता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अब ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट में फौरी इजाफा करे, एनर्जी के शोबे में रिफॉर्म्स को लेकर आए, फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बेहतर बनाए, वरना हर चंद साल के बाद यही सूरत हाल पैदा होती है। और अब कोशिश ये करनी चाहिए कि आइंदा ऐसी दोबारा सामना ना करना पड़े। अब इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, कैसे ये डिपॉजिट की सूरत में फाइनेंसिंग लेकर आनी है, इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा प्रेशर महसूस कर रहा है, जो पेमेंट पाकिस्तान को करनी है इस वक्त UAE को $3.5 अरब की। अब अगर सऊदीया और कतर की जानिब से फौरी तौर पर ये $5 अरब की फाइनेंसिंग होती है डिपॉजिट्स की मद में, तब तो पाकिस्तान का मसला हल होता है। और अगर इसमें थोड़ी सी ताख़ीर होती है या थोड़ा सोच विचार ज़्यादा होता है तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है आपकी नज़र में? देखें, अगर तो सऊदीज़ के साथ आपकी एक एग्रीमेंट हो गई है कि वो $5 अरब देंगे, तो इन द मीन टाइम UAE के जो पैसे हमने वापस करने हैं तो वो हमारे रिज़र्व्स इतने हैं कि हम उनको वापस कर सकते हैं। बट उसके बाद फिर हमें उनको रिप्लेनिश करना पड़ेगा और वो फिर सऊदी कतर की अगर $5 अरब आते हैं तो वो उसको कवर कर लेंगे, एडिक्वेटली कवर करेंगे। लेकिन हमारी ज़रूरत $5 अरब से ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त तेल की कीमत आपको पता है $100 से फिर से ऊपर चली गई है और सीज़ फायर की एग्रीमेंट ना होने की वजह से अनसर्टेनिटी फिर बढ़ गई है और इस वक्त ब्रेंट जो है $105 तक चले गया है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है उसको वो हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि उसकी वजह से अगर तेल महंगा होगा तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर से ख़राब होगी। हमारी इकॉनमी पहले ही स्लो है, फिर बिल्कुल डेड हो जाएगी। और जैसे आपको पता है हमने बहुत से लॉकडाउन भी कर रखे हैं, स्कूलों को पूरे 4 दिन पे स्कूल हैं, वर्क भी कम दिनों के लिए है, तो ये हमारी इकॉनमी डिसरप्ट हो रही है। सो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि ऑयल की कीमतें नीचे आएँ इन द शॉर्ट टर्म, और उसके साथ उसकी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स जो हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से डिफ़र्ड पेमेंट पे और बेहतर अमाउंट्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ों को होना इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके साथ साथ हमें
एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए भी काम करना होगा। हमारी जो सोलर है इसको और फैलाना पड़ेगा, डैम्स जो बना रहे हैं उनको जल्दी बनाना पड़ेगा, हर कोल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। और बहुत से जो हमने ठेके इंपोर्ट्स के किए हुए हैं उनको हमें तकरीबन मनसूख करना पड़ेगा। और इस वक्त हालात के तहत, फोर्स मजोर के तहत भी हम ये काम कर सकते हैं। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और अगर आप पॉजिटिवली देखें तो फिर ये है कि पाकिस्तान में तो जंग नहीं हो रही, सो पाकिस्तान को जंग से फ़ायदा भी हो सकता है अगर हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने में कामयाब होते हैं, अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ज़्यादा कर लेते हैं, इंपोर्टेड पाम ऑयल की बजाय लोकल ऑयल कोई हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड है, बाकी सीड है, उनको तरजीह दे सकते हैं। तो बहुत से काम हैं जो कर सकते हैं जिससे हम इस जो बनेगी एनवायरनमेंट इस जंग के बाद, जिसमें खाने की किल्लत होगी, जिसमें आपको जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं उसकी किल्लत होगी, तो इस किस्म की चीज़ों में हम अपना रोल अदा कर सकते हैं इन द इकोनॉमिक सेंस, प्रोवाइडेड कि हम अपनी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करें, बड़ी जल्दी करें, और जो रिफॉर्म्स हमने कई साल नहीं की उनको भी कर लें। तो आई थिंक कि फिर पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आ सकता है। सही। तो सलमान साहब, ये जो हमने अभी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस हासिल करते हुए पिछले एक हफ्ते में देखा है, दुनिया भर का एतमाद पाकिस्तान पर जिस तरह से बढ़ा है, तो अब इसको अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में या इकनॉमिक कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है तो फिर वो कितनी तेज़ी से हो सकता है और वो उसकी राहें कैसे खुलेंगी? देखिए, वो तो हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारे अंदरूनी हालात पे, और उसमें हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सोशल इश्यूज खासे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, फिर आपको रिफॉर्म्स जो हमने करने हैं इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड वो नहीं हो रहे, टैक्स के जो निज़ाम है वो खासा अफसरदा है, या उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इस किस्म की भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आपने जो बात की कि हमारा एक इमेज पॉजिटिव अगर बन रहा है तो उसको ट्रांसलेट करना इनटू इन्वेस्टमेंट, ज़रूरी है कि हम अपने इंटरनल हालात को भी ठीक करें, और फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। और इस वक्त जापान से लेके यूरोप और मिडल ईस्ट, इस्लामिक मुल्कों तमाम में पाकिस्तान की गुडविल बड़ी अच्छी जा रही है। तो हमें अपना अंदरून मुल्क हालात बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। सही। तो अब ये इसमें हमें कोई फौरी तौर पे कोई शॉर्ट टर्म स्टेप इस वक्त उठाना चाहिए, और अपनी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी पाकिस्तान ने हासिल की है इसका फ़ौरन फ़ायदा उठाना चाहिए? कोई मीडियम टर्म प्लान ऐसा होना चाहिए कि इन्हीं सारे ममालिक को हम एंगेज करें और अपनी इन्वेस्ट करने पे थोड़ा सा कन्विंस करें, चूँकि अब गल्फ़ कंट्रीज़ उस तरह से उनका एक सेफ़ इमेज नहीं रहा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा आज से 2 महीने पहले हुआ करता था? देखिए, आई थिंक हमें 4-5 जोन्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक फार ईस्ट है जिसमें जापान और कोरिया है, फिर उस साइड पे इंडोनेशिया और मलेशिया है, फिर आप हमारे एरिया में आ जाएं तो मिडल ईस्ट है जिसमें ईरान भी है, सेंट्रल एशिया भी आप बीच में शामिल करें, और अरब दुनिया भी है, और फिर यूरोप। इन तमाम के साथ हमें अपने फुल स्केल डिप्लोमेटिक एफर्ट लगानी चाहिए कि वो एक तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें इन द ये ईरान की जंग को ख़त्म कराने के लिए, और दूसरा वो पाकिस्तान को एज अ सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट पे भी उनको आमादा करें। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे कोस्ट लाइन के ऊपर पूरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस जो ग्लोबल लेवल पे सप्लाई करने के काबिल हों वो बन सकते हैं। सो आई थिंक हमें अपना घर सीधा करने अगर तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट जो है वो एक लंबी मुद्दत के लिए होती है।
और हमारी जो रेप्यूटेशन है वो कुछ अच्छी नहीं है इस मामले में कि हम लॉन्ग टर्म लीगल फ्रेमवर्क नहीं दे सकते। हमारी जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है और डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है, प्रोवाइडेड कि हम इसको बड़े सोच समझ के और तेज़ी से जो रिफॉर्म्स चाहिए वो करें। और एक आखिरी सवाल सलमान साहब के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त हमारे ज़ाहिर है हमें ये पेमेंट करने के बाद इसमें एक वाज़ेह कमी होगी, तो दुनिया के इन हालात को देखते हुए इस वक्त ये कितने होने चाहिए? 16.5 अरब डॉलर भी क्या काफ़ी थे? ज़ाहिर है जब इसमें से ये रकम माइनस होगी तो ये तो 12-13 के अराउंड आ जाएंगे। तो ये या इस वक्त 20+ हमारे होने चाहिए थे। कोशिशें हमारी ऐसी होनी चाहिए थी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त हमारे इन हालात से मुकाबला करने के लिए काफ़ी होते। देखिए, हमारे जो 5 महीने के रिजर्व्स एक बेंचमार्क है, रूल ऑफ द थंब है कि अगर आप हमारा पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अपनी इंपोर्ट्स 5 महीने की इंपोर्ट्स का कवर होना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से हम देखते हैं तो वो 30-35 अरब डॉलर का हमारा रिज़र्व होना चाहिए, जो कि नहीं है। जैसे आपने कहा कि 16 अरब और फिर वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्लानिंग सही करें तो ये हम ऊपर लेके जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस जो है पॉलिटिकली भी हमने देना है। हमारा जो फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, GSP प्लस हमारे पास है, हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना है। उसमें ह्यूमन राइट्स का एक एलिमेंट है, उसके मुताबिक उसके साथ कंप्लायंस भी करनी है। फिर अमेरिका के साथ हमारा जो रिलेशनशिप बन रहा है तो हमें अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए। और अगर और कुछ नहीं तो ट्रंप साहब से हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें जिससे पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे से ट्रेड ज़ीरो टैरिफ पे करें। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें अपना प्लान खुद करना चाहिए और उस प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कंप्लीट कर लीजिएगा सलमान साहब, कंप्लीट कर। और मैंने कहा ये कि तकरीबन 5 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर हमें रिज़र्व्स चाहिए। तो वो हम देख सकते हैं कि इस हालात में भी हमारे जो हर महीने की इंपोर्ट्स हैं वो 5-6 अरब डॉलर की बनती हैं। तो उसके हिसाब से हमें अपना बेंचमार्क रिजर्व्स करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बड़ी अहम और वाज़ेह तब्दीली आ रही है और रवायती एक्सपोर्ट से मुकाबले में अब सर्विसेज, जिसमें खास तौर पर IT एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी के साथ उभर रही हैं। फिस्कल ईयर 2026 के पहले 8 माह में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 18% से भी ज़ायद का इजाफा इस बात का एक बड़ा वाज़ेह सबूत है कि अब इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल और नॉलेज बेस्ड मॉडल की तरफ जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई से फरवरी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 6.46 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। पिछले साल के अगर इसी अरसे में हम ये फिगर देखें तो ये 5.46 अरब डॉलर था, यानी पूरा 1 अरब डॉलर का इसमें इजाफा हुआ है, जहां दूसरी एक्सपोर्ट्स हमें कम होती नजर आ रही हैं। अब इस तरक्की का सबसे बड़ा जरिया टेलीकॉम के साथ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं। ये शोबा अकेला 2.97 अरब डॉलर कमा चुका है, जो कि कुल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 46% बनता है। अब ये एक बड़ा वाज़ेह सिग्नल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अब IT बुनियादी एक्सपोर्ट ड्राइवर बन चुकी है। अगर फरवरी में माहाना बुनियाद पर 7.3% की हमने कमी होते देखी, लेकिन अगर हम एनुअल बेसिस पर देखें तो इस सेक्टर में 16.89% का इजाफा देखने में आया, जिससे पता चलता है कि ट्रेंड प्रोग्रेसिव है। अब फरवरी की इस कमी के पीछे ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड अदायगियों में कुछ डिले हुआ, उसके साथ साथ आलमी गैर यकीनी सूरत हाल जो कि इस वक्त दुनिया भर में हम हालात देख रहे हैं, और फिर FX रुकावटों की वजह से थी जो टेम्पररी इस वक्त मुश्किलात हैं। लेकिन पॉलिसी सतह पर भी हमने बहुत अहम डेवलपमेंट्स देखी हैं जिनका बड़ा अहम किरदार रहा है। IT फ्रीलांसर्स के लिए आसानियों के अलावा डॉलर रिटेंशन की सहूलत और फिर टैक्स प्रिविलेजेस ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है और उसको मदद दी है बढ़ने में। उसके साथ साथ आलमी सतह पर सस्ती और हुनरमंद लेबर की वजह से पाकिस्तान की IT सर्विसेज की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लेकिन एक अहम मसला भी मौजूद है, एक्सपोर्ट्स के साथ साथ सर्विसेज इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से नेट सर्विसेज बैलेंस
अब भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि तरक्की के बावजूद मुकम्मल फ़ायदा हासिल करने के लिए मज़ीद रिफॉर्म ज़रूरी हैं, और अगर ओवरऑल यही रफ्तार रही, यही ट्रेंड बरकरार रहा, तो फिस्कल ईयर 2026 में IT एक्सपोर्ट्स को हम शायद $4.5 अरब से भी ऊपर जाता देख सकते हैं, और एक आउटसाइड चांस पैरल बहुत कम है कि शायद $5 अरब के करीब भी हम पहुँच जाएँ, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नया फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स बन सकती है। और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में इसकी 13 से 14% बल्कि 15% के करीब इस वक्त ये IT एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बन चुका है, और ये ग्रेजुअली बढ़ भी रहा है। अब कैसे इसमें मजीद इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो ज़ाहिर है मुश्किलात का शिकार हैं और एक जगह पर रुकी हुई हैं। सज्जाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद साहब, ज़ाहिर है ओवरऑल पाकिस्तान की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और फिर उसमें IT का एक बड़ा ही फाल किरदार है, और यही हमारी एक्सपोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो इस वक्त दुनिया भर की जो सूरत हाल है, ये डायलॉग हमने होते देखे जंग को रोकने के लिए अभी मजीद भी ये डायलॉग्स होने हैं, उससे थोड़ी सी तलखी कशीदगी कम हो सकती है। तो ये इसमें थोड़ा सा डेंट लगा हमारी एक्सपोर्ट्स को, या वो ट्रेंड जो पहले चलता हुआ आ रहा था वो बरकरार रहा और आगे भी इसी तरह पॉजिटिविटी हमें दिखाई देगी? नहीं, देखें, जब भी ओवरऑल ये जो अभी डेंट हुआ है, ये एक ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं हुआ, ये रीजन स्पेसिफिक नहीं हुआ, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है। जब ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ दुनिया जाती है, स्टॉक मार्केट्स गिरती हैं, तो ऑब्वियसली हर बंदा बेल्ट टाइटनिंग करता है और उसका इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट पर भी होगा। हाउएवर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और जो ग्रीन इसमें मुझे द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो नजर आ रही है, कि अगर आप अपनी पॉलिसीज को दोबारा रीस्ट्रक्चर कर सकें और अपने इंसेंटिव्स को कंटिन्यू कर सकें या बेहतर कर सकें, तो ये हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देख सकते हैं। जहाँ पे जब ग्लोबली अगर आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट माशाल्लाह एट 70% ट्रेड सरप्लस इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस, और अब हम सबसे बड़ा सर्विसेज सेक्टर हैं, सिंगल सर्विसेज सेक्टर हैं। वहाँ पे हमें सबसे मेजर जो ये भी देखना है कि दुनिया के मुकाबले में हमारा नंबर अब भी इतना बड़ा नहीं है, और बड़ा और मजीद बहुत बड़ा हो सकता है। हम लोग अपने फुल पोटेंशियल के करीब भी नहीं है अभी, और उस पोटेंशियल को अब जब ग्लोबली रिसेशन आती है तो दोबारा जो IT के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो कस्टमर्स दोबारा मार्केट में जाते हैं मजीद काम देखने के लिए, अपने एग्जिस्टिंग वेंडर से ज्यादा बेहतर और सस्ते वेंडर्स ढूंढने के लिए बिजनेस दोबारा मार्केट में आती है। तो यहाँ पे हमारी कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हमारी नेशनल लेवल पे पॉलिसीज ठीक हो, टैक्सेशन की, इंटरनेट एनेबलमेंट वगैरह की पॉलिसीज ठीक हो, तो जो नया काम मार्केट में आ रहा है, वी हैव अ चांस कि हम उसको भी मजीद ग्रैब कर सकें और अपने जो नंबर्स हैं उनको मजीद बेहतर कर सकें, बिकॉज मजीद बिजनेस भी आएगा। तो सज्जाद साहब, ये जो डॉलर रिटेंशन की पॉलिसी में नरमी की बड़ी पहले से बात होती रही है, अब ये इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? ये 50% अमाउंट जब लाने की इजाज़त होगी, या $25,000 तक ये विंडो को बढ़ा दिया गया है, तो ये इसमें मज़ीद भी इजाफा होना चाहिए, और ये हमारे नंबर्स को कितना ऊपर लेकर जा सकता है? देखें, जो कंपनीज की जो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं ना, वो ज़्यादातर कंपनीज की तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर के एरिया में बढ़ती हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में फ्रीलांसर से ज़्यादा जो कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट्स होती हैं उनका एरिया उनसे बढ़ती हैं। और अगर उस पर देखें तो हमने पॉलिसीज में कोई मजीद मैसिव इम्प्रूवमेंट नहीं की फिलहाल। 50% रिटेंशन पहले भी थी, वो अब भी है। वो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा हो और वो प्रोसेस जो है सारा ऑटोमेट हो सके ताकि जल्दी हो सके। दूसरा, हमारा जो FTR है वो इस वक्त 2026 में एक्सपायर कर रहा है जून में। सो हमें इस वक्त की अशद ज़रूरत यह है कि हम फ़ौरन अनाउंस करें कि वो अगले 10 साल के लिए या एटलीस्ट 5 साल के लिए वो दोबारा रिन्यू होगा, ताकि कंपनीज को ये बात मालूम हो कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी रहेगी और वो मजीद अपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कर सकें। तीसरा एक बहुत मेजर एलिमेंट ये है कि हमारा जो इस वक्त हमारी वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ पे 2 फर्क किस्म के टैक्सेशन है बिटवीन फ्रीलांसर्स एंड रिमोट वर्कर्स एंड आवर एम्प्लॉइज। तो वो जो हमारी डिस्क्रिपेंसी है, उस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट डिस्क्रिपेंसी जो है हमारे ग्लोबल कंपेटिटर्स को एक एज दे देती है ओवर द कंपनीज। तो वो डिस्क्रिपेंसी रिमूव करने की बहुत जरूरी है, तो जरूरत है। सो इसी तरह अगर हम 2-4 इसी एक और बहुत मेजर एलिमेंट है जिसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोकी हुई है और इवन लोकल इन्वेस्टमेंट रोकी हुई है IT के अंदर, वो ये है कि हमारे यहाँ जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो तकरीबन 40% से ऊपर है। सो वी हैव टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव ताकि लोग जो हैं इस इवन इन दिस रिस्की एनवायरनमेंट मजीद इन्वेस्ट करें हमारी IT सेक्टर में, ताकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ला सकें और लोकल इन्वेस्टमेंट भी ला सकें। तो ये अगर हमने 3-4 चीजें कर ली तो इंशाल्लाह
हम लोग अपने इस एक्सपोर्ट को डबल भी कर सकते हैं। तो सजाद, ये जो इस वक्त अभी दुनिया का माहौल बना हुआ है, सी ट्रेड ऑलमोस्ट हर मुल्क की इस वक्त डिस्टर्ब है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रही है, ममालिक की एक्सपोर्ट्स के फिगर्स नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे जैसे ममालिक के लिए तो जो आईटी का शोबा है ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इन पॉलिसीज़ में जो पहले की स्पीड थी, पेस था, उसमें ये मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को भी कवर करना है। जो अगले 3-4 साल के हम टारगेट्स ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के रखे हुए हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स के रखे हुए हैं, उन तक अगर पहुंचना है तो फिर तो बहुत ज़्यादा फोकस की इस वक्त ज़रूरत है। जी, बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है और हमें टाइमली और बड़े एक्टिवली और बड़े एजिलिटी से एक्ट करना है। हमें, मेरे ख्याल में हमारी जो रिक्वेस्ट है कि ये नहीं है कि अगले फाइनेंस बिल 30 जून तक वेट करें, जो भी पॉलिसी इंटरवेंशंस करनी है वो आज करें, बिकॉज वी बिलीव कि हमें अब हमारे पास ये इतनी लग्जरी नहीं है कि हम 1 साल का इंतजार करें और फिर हम पॉलिसी इंटरवेंशन करें। टाइम इज नाउ, दिस इज द टाइम टू डू इट। तो जो भी, मेरे तो तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि अब वो वक्त गुजर गया, स्पेशली इन आईटी जहाँ पे दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है और वैसे भी ग्लोबली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इतनी जल्दी चेंज हो रहा है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि हमें साल की पॉलिसी नहीं बल्कि फौरन कल हमें अनाउंस करने चाहिए जो भी इंसेंटिव्स हमने एग्री किए। और सजा साहब, हम देख रहे हैं कि हम साल में कोई 2-3 बड़े इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, दीगर ममालिक के डेलीगेशंस भी वहाँ पर आ जाते हैं, हम भी दूसरे ममालिक में जाकर इवेंट्स को अटेंड करते हैं। तो ये इन सारे इवेंट्स को हम प्रॉपर कैपिटलाइज कर रहे हैं, जो इनसे हमें फ़ायदा हो सकता है, हमारी मार्केट आगे बढ़ रही है, नई मार्केट्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इन इवेंट्स के ज़रिए, और हुकूमत इसमें सपोर्ट कर रही है। जी एब्सोल्युटली, हम लोग जो टैक्स डेस्टिनेशन पाकिस्तान का जो एक हम लोगों ने एक लोगो या एक मंत्रा या एक ब्रांडिंग बनाई थी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बनाई और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री ने भी ओन की, पूरे मुल्क ने ओन किया, और वो हमने ग्लोबली लेके गए, हम लीप पे लेके गए उसे, हम जायटेक्स दुबई में लेके गए, हम यूएस में लेके गए, हम लंदन में लेके गए, और सारे एक ही ब्रांडिंग, एक ही फ्लैग के नीचे सारे इकट्ठे होके गए। सो उससे हमें फ़ायदा हुआ है। हर इवेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्यूट किया जाता है कि जी हमने इस इवेंट पे अगर इतना पैसा लगाया तो कितने एमओयू साइन हुए, कितने एग्रीमेंट साइन हुए और कितना पैसा उन मुल्कों से आया। तो दे आर वेरी एक्यूटली मॉनिटर्ड बाय पाशा एज वेल एज बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, और उसी से हम अपनी स्ट्रैटेजी आगे बनाते हैं। जी सही। और ये 2026 के जो टारगेट्स अब आगे नेक्स्ट फिस्कल ईयर के हैं, चूँकि इस साल तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद $4.5 बिलियन जो ऑफिशियल फिगर है वो यहीं तक हम पहुंच सकेंगे। ये जो 50% की विंडो इस वक्त ओपन अप हुई है, इससे हमारे कुछ नंबर्स ऊपर जाएंगे या अगले साल हमें कुछ और मज़ीद ग्रो करने में मदद मिल सकेगी? जी, इस साल कुछ नंबर्स बेहतर होंगे। हाउएवर अगर हमें जो हमारा सबसे मेजर इंसेंटिव है विच इज़ अराउंड FTR विच इज़ फिक्स्ड टैक्स रिजीम, वो जून 2026 में एक्सपायर कर रहा है, अगले 2 माह के अंदर। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उसके एक्सपायर होने का वेट ना किया जाए, वो अभी अनाउंस किया जाए कि अगले 5 साल के लिए उसकी एक्सटेंशन हो गई है। इसी तरह हमारे एक रिमोट वर्कर्स का बहुत मेजर इशू है, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उसका इंतज़ार भी जून तक ना किया जाए, अभी उसका अनाउंस किया जाए, ताकि हमारी कंपनीज जो हैं मज़ीद एग्रेसिवनेस के साथ काम कर सकें, ताकि हमें पता हो कि अगले साल के, 2 साल के, 5 साल के क्या टैक्स रिजीम होगी, और हम उस लिहाज से अपनी पॉलिसीज़ कर सकें, उस लिहाज से अपनी प्राइसिंग कर सकें, उस लिहाज से अपनी कॉस्टिंग कर सकें, और उस लिहाज से अपने बिड्स कर सकें। बिकॉज अगर हमने वर्स्ट केस सिनेरियो पे बिड किया तो हम लोग कंपेटिटिव नहीं रहेंगे मार्केट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद आपने सुनी। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन से बिजली पैदावार स्टेबल है और खित्ते में जारी जंग से मुल्क में एनर्जी सप्लाई कोई ख़ास मुतासर नहीं हुई। अमरीकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एनर्जी ज़रूरियात का एक बड़ा चंक सोलर पैनल से हासिल एनर्जी की वजह से कवर हुआ है। इस रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि मुल्क की ज़रूरत का तकरीबन 25% सोलर पैनल से हासिल हो रहा है, और इसी के पेश नज़र पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बढ़ती हुई डिमांड और ऑल्टरनेटिव ज़राए से
से एनर्जी जनरेशन के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसका मकसद सोलर पैनल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है। लेकिन इस वक्त मुल्क में तकरीबन 100% सोलर पैनल्स इंपोर्टेड ही इस्तेमाल हो रहे हैं और इसी मसले के हल के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब सामने आया है और उसने एक नई पॉलिसी तजवीज़ की है, जिसमें 10 साल टैक्स छूट समेत कई बड़े इकदाम शामिल हैं। इस पॉलिसी का मकसद मकामी सतह पर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना है ताकि इंपोर्ट पर रिलायंस कम हो और इकोनॉमी को मज़ीद मजबूत किया जा सके। तजवीज़ के मुताबिक इन्वेस्टर्स को 10 साल तक इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा मशीनरी की इंपोर्ट पर ड्यूटी ख़त्म की जाएगी या फिर उसे कम कर दिया जाएगा, जिससे इब्तदाई इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। अब एक अहम पहलू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसके तहत कंपनीज़ को इनकी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी के मुताबिक माली फ़ायदा दिया जाएगा। ये मॉडल इंडिया, चाइना और अमेरिका में कामयाबी से पहले इस्तेमाल किया जा चुका है। मज़ीद फिर ये इसमें है कि हुकूमत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सस्ती ज़मीन के अलावा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स रिलीफ फराम करेगी और इससे नई फैक्ट्रीज लगाने के लिए कॉस्ट भी कम हो सकेगी और इन्वेस्टर्स बेहतर तरीके से अट्रैक्ट हो सकेंगे। अब इस पॉलिसी में लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट भी शामिल है, जिसके तहत कंपनीज़ को मुख्तलिफ फेजेज़ में मकामी स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करना होंगे और इससे मुल्क में वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और नई इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद पड़ सकेगी। अब इस पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट्स पर भी जोर दिया गया है। बाज़ तजवीज़ के मुताबिक कंपनीज़ को अपनी प्रोडक्शन का तकरीबन 50% हिस्सा एक्सपोर्ट करना होगा और इससे पाकिस्तान न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेगा बल्कि आलमी मार्केट में भी दाखिल हो सकेगा। अब इस सिलसिले में चाइना के साथ पार्टनरशिप भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। ख़ास तौर पर CPEC के तहत इसमें बेहतर डेवलपमेंट हो सकती है, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग मुमकिन हो सकेगी। लेकिन चैलेंजेस ज़ाहिर अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के लिए रॉ मटेरियल जैसे ग्लास, सेल्स और दीगर चीज़ों की लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए सस्ती फाइनेंसिंग भी महदूद है। अगर ये पॉलिसी मौसर तरीके से नाफिज हो जाए तो पाकिस्तान अगले 5 से 10 साल में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर भी बन सकता है। अब इसके इम्कानात कितने, पॉलिसी कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, हमारी सोलर मार्केट इससे कितनी स्टेबल हो सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद जाकिर अली साहब CEO हैं इनवर्क्स सोलर एनर्जी के, हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन तजावीज़ के साथ सामने आया है, इन पर अगर अमल किया जाए तो ये जो 100% इस वक्त हम सोलर इंपोर्ट ही कर रहे हैं, बहुत कम तादाद में हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और वो भी पता नहीं उस इंपोर्टेड के मेयार की है या नहीं। तो इससे हमारी इंडस्ट्री कितनी पनप सकेगी, कितना इसको आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने टाइम पे बुलाया यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं, हम इस पे तो पिछले 5 साल से गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे इसके लिए 2 विजिट हो चुके हैं चाइना B2B के लिए। अब हम जो कंपनीज हैं, देखें पहले दिन ना हम चाइना को बीट नहीं कर सकते, हमें चाइना के साथ JV में जाना पड़ेगा। जो चाइना की कंपनी उनको JV में लेके आएंगे। आज ये कंपनी पाकिस्तान में माल भेज के ये यहाँ से हमारे फॉरेन एक्सचेंज उठा के लेके आ रहे हैं। अगर हम इस पे थोड़ा सा भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और असेंबलिंग भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को जो 10 साल की जो पॉलिसी की आज आप बात कर रहे हैं, ये पॉलिसी पे काफ़ी दिन से बात हो रही है, पॉलिसी सामने आ नहीं रही है। और ये पॉलिसी अगर सामने आ जाए तो पाकिस्तान के अंदर लोग JV करके इंशाल्लाह यहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल ये था कि हम एक्सपोर्ट, देखिए पहले हम अपने लोकल कंजम्पशन को पहले पूरा करेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट पे भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात पे आती है कि हमें ये देखना है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ आती हैं कि इनके ऑलरेडी पूरी दुनिया में नाम है, तो उन कंपनियों के साथ हम यहाँ पे JV करें, उन्हीं की ब्रांड को लेके हम फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये कंपनियाँ, चाइना की जो कंपनी है, खुद हमारे साथ मिलके काम करेंगी। और जाकिर साहब, ये जो अभी इस वक्त दुनिया के हालात बने हुए हैं, ख़ासतौर पर इस खत्ते के हालात, इसमें तो फिर कंजम्पशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इन दिनों में यकीनी तौर पर बढ़ भी गई होगी कंजम्पशन, चूँकि जो फ्यूल प्राइसेस जिस तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और अब आगे बिजली की प्राइसेस ने भी यकीनी तौर पर आगे बढ़ना ही है। तो अब सोलर की तरफ शिफ्ट होने वालों की तादाद में भी तेज़ी से अब इजाफा होता जा रहा है। ऑफ कोर्स हो रहा है। आज 3-4 दिन से ये जब से प्राइसेस आए हैं तो मार्केट बिल्कुल चेंज है टोटली। अब मार्केट में डिमांड है, लेकिन बात ये है कि थोड़ा कस्टमर इस वक्त शेकी है, हालात बहुत ख़राब हैं, तो लोग सोच रहे पड़े हुए हम करें तो कहाँ से स्टार्ट लें। लेकिन ये होना है, हमें ज़रूरत है। और देखें सोलर की जो बिजली है वो सबसे सस्ती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो कस्टमर है, आजकल कस्टमर को अब ज़्यादातर बैटरी के ऊपर आ रहे हैं और बैटरी पे लगा रहे हैं, तो बैकअप के लिए उनको ज़रूरत भी पड़ेगी। और ये इसी तरह हम पूरी अपनी जो कंजम्पशन है पूरी कर सकते हैं।
सही। और फिर ये ज़ाहिर है जब कंजम्पशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ती है, तो फिर ये इसकी कॉस्ट भी ऊपर चली जाती है फौरी तौर पर किसी भी प्रोडक्ट की। तो अभी तक कॉस्ट अंडर कंट्रोल है या अभी ये सोलर की भी, अब प्लेट्स की और ओवरऑल इसके जितनी भी दीगर जो लवाजमात हैं इसके, उनकी भी फिर अब ये कॉस्ट ऊपर जानी है आगे? कॉस्ट तो देखिए चाइना ने ऊपर करी है। असल में इस वक्त चाइना ने थोड़े से प्राइस ना पिछले 6 महीने में बहुत तेजी से ऊपर गए। मतलब जो हम अभी यहाँ पे 28-30 रुपए का पैनल बेचते थे, आज 42 रुपीज़ के दाम है, बिकॉज के चाइना के प्राइस की वजह से। ये यहाँ की वजह से नहीं है। हमारे तो यहाँ पे लोग अभी इतने मेच्योर नहीं है, वो इतना काम मेच्योरिटी से नहीं करते, वो तो कभी कभार लॉस पे बेच देते। हमने जो 27-28 में बेचा है वो लॉस से माल बेचा है। लेकिन बात सिर्फ यही आती है कि डिमांड जितनी तेजी से बढ़ेगी तो लाजम प्राइस ऊपर जाएंगे। अभी चाइना में एक और भी आने वाला है। चाइना अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी इसने लगाई हुई थी, 8% वो देता था, सॉरी रिबेट एक्सपोर्ट के ऊपर वो देता था, रिबेट देता था, वो खत्म कर रहा है। तो वो भी उन्होंने बोला 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 सेंट प्राइस और बढ़ जाएंगे। मतलब ये कि समझ 3-4 रुपए के दाम और ऊपर आ जाएंगे। तो ये तो दाम वहाँ पे प्राइसेस जो है चाइना की वजह से ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन हालात में जब ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और चाइना की वजह से जा रहे हैं, तो जो हमारी अपनी फिर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी अहमियत तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो क्वालिटी हम मेंटेन कर सकेंगे जो कि हम इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स में देख रहे होते हैं या जो कस्टमर की डिमांड होती है। जब तक देखिए हम किसी कंपनी, अच्छी कंपनी के साथ जेबी नहीं करेंगे, हम क्वालिटी नहीं बना सकते। देखिए हम बहुत ही फर्स्ट स्टेज के ऊपर हैं, सही ना। अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, अभी लोग कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो बिल्कुल मतलब 3rd क्लास क्वालिटी है, लेकिन वो बेचारे बना रहे हैं यहाँ पे। और वो छोटे छोटे जो 200 वाट के पैनल थे, 250 वाट के पैनल, उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी चली गई वो 720 पे चली गई है, 750 पे चली गई है। तो वो है, लेकिन हम चाइना को भी बीट नहीं कर सकते। हमें कम से कम 3-4 साल चाहिए। अगर हम ब्रेक इवन पे ही पहुंच जाए ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो साहिब साहब, ये चूँकि अब 24-25 करोड़ की मार्केट है और बहुत ज़्यादा लोगों का इस वक्त इरादा भी है इस पर शिफ्ट होने का, दिलचस्पी भी लोगों की पिछले 2-3 साल में बहुत बड़ी है, तो फिर हम अभी तक इसमें कोई ऐसी खातिर ख्वाह काम क्यों नहीं कर सके कि अब तक हम उस मैन्युफैक्चरिंग के फर्स्ट स्टेज पर ही हैं, आप बता रहे हैं, और उसमें भी हम क्वालिटी में बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो अभी भी 3-4 साल हमें चाहिए। तो ये इन हालात की तैयारी तो पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि बिजली का मसला तो हमारे मुल्क में कोई 2-3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा शदीद हो चुका है प्राइसेस का। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं, ये तो पॉलिसी गवर्नमेंट को देनी है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराती है। गवर्नमेंट सिर्फ बात ये करती है कि आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगा लें, हम बाद में इसके ऊपर को आपको रिलीज दे देंगे। अगर आज वो 10% आपसे बोलते हैं कि हम इस पे रिलीज देते हैं और इसके ऊपर हम 10 साल की वो क्या कहते हैं रिलैक्सेशन देते हैं, तो ये पॉलिसी चाहिए। जब ये कॉन्फिडेंस जो मैन्युफैक्चरर उसको चाहिए। देखिए, आप यहाँ पे मसला ये कि आज ये हुकूमत है, कल दूसरी हुकूमत है, वो आई उसने उसको रिप्लेस कर दिया, तो कोई भी इन्वेस्टर, इवन चाइना नहीं लगाएगा एक पाई भी। क्योंकि जब हम पहले फेज में मैं गया था चाइना पीएम का डेलीगेशन में B2B करने, हमारे पास राजनी थे, 2 मेरे साथ मैन्युफैक्चरर थे, वो बिल्कुल रेडी थे। लेकिन वो बोलते थे हमें पॉलिसी लाओ, 10 साल की पॉलिसी लेके आओ। अब वो हमारे पैसे कैसे वापिस आएंगे? ये सब पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट जब से सोच रही है। 2 साल हो गए इस बात को। पॉलिसी को जितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, देखें एक हार्ड टाइम हमने गुजारना है। असल में गवर्नमेंट 2 तरफ खेल रही है। एक तरफ तो ये खेल रही है कि आवाम से भी नाराज़गी ना हो और हम ये भी काम कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखें, आवाम को एक टाइम लगेगा, 2 साल 1.5 साल लगेंगे, और उसके अंदर जाके हम मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्फिडेंस आएगा तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लोकल भी कर सकते हैं। और दूसरी जो लोकल इनपुट है, हमें लोकल रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि गिलास है और एल्युमिनियम फ्रेम है। देखिए, सेल तो चाइना से आएंगे, अभी सेल चाइना से आएंगे या ताइवान से आएंगे, वो तो एक अलग है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये लोकल इनपुट डालनी है हमने, ताकि इसकी कॉस्ट को कम से कम चाइना के बराबर लेके आए। देखिए, चाइना की जो वॉल्यूम है ना, हम वो वॉल्यूम में नहीं कर सकते, लेकिन हम चाइना के कम से कम अगर एक वो भी आ जाए ना कि बस ब्रेक इवन के ऊपर भी, तो हमारी जीत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ाकिर अली साहब, CEO इन्वर्टी, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।